हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी के टाइम पर हम लोग डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप का डे 7 का लाइव डिस्कशन करने वाले हैं। डे 7 का क्विज दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में अपलोड कर दिया गया था कल, और अभी तक उम्मीद था आपने अपलोड टेस्ट अटेम्प्ट ले लिया होगा। एंड अभी आप उसके डिस्कशन को देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, गलत हुआ, और कितने क्वेश्चंस आप गलत किए थे तो उसको करेक्ट कर लीजिए और नॉलेज को इन्हेंस कर लीजिए। ठीक है, बाकी इसके बाद मैं टॉप 10 स्टूडेंट का रिजल्ट भी जारी करूंगा, तो बने रहिए आप हमारे साथ। पहले क्वेश्चन के साथ चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इसका जवाब देना है आप सभी लोगों को। विच ड्रग इज कॉमनली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर? पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट में कॉमनली कौन सा ड्रग यूज होता है? पैरासीटामोल, सुक्रालफेट, एट्रोपिन या फ्यूरासेमाइड? जवाब दीजिए। विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर? तो पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुक्रालफेट। क्यों? क्योंकि ये सुक्रालफेट क्या करता है, अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाने का काम करता है। तो सुक्रालफेट का सिरप भी आता है, सुक्राफिल ओ का सिरप आता है, जो कि जैसे अल्सर जिसको हो जाता है तो वो उसको पीता है खाने से पहले, तो उससे उसके अल्सर के ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है, जिससे खाना खाता है तो वो पेट वगैरह दर्द नहीं करता है और धीरे धीरे अल्सर को हील कर देता है। कौन? ये सुक्रालफेट। तो सुक्रालफेट पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में यूज होने वाला ड्रग है। ठीक है, बाकी अदर पैरासीटामोल तो फीवर और पेन में यूज होता है। एट्रोपिन ये एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है, जो कि सेलिवरी सिक्रीशन वगैरह को बंद करने के लिए यूज करते हैं, और ये आपके प्री एनेस्थेटिक एनेस्थीसिया देने से पहले, जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले इसका उपयोग होता है अक्सर। फ्यूरासेमाइड तो डायूरेटिक्स ड्रग है, जो आपके बॉडी से यूरिन के माध्यम से बॉडी से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट को बाहर निकालता है। ठीक है, तो चलो भाई क्या है, देखो आप सभी लोगों को यहाँ पे देखो, सुक्रालफेट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द अल्सर एंड प्रमोट्स हीलिंग। यानी अल्सर मतलब क्या है सर? पेट में जैसे घाव वगैरह हो जाना, मुंह में छाले पड़ते हैं ना, वैसे पेट के अंदर लेयर में छाला पड़ जाएगा और उस पर HCl आता है तो और ज़्यादा लहरता है, दर्द होता है, जलन होती है, जी में तलता है। तो ये अल्सर के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाने का काम कौन करता है? ये सुक्रालफेट करता है, एंड उसको हील करने के लिए प्रमोट करता है। ठीक है, हाँ। जबकि पैरासीटामोल आपके पेन रिलीवर है, पेन को रिलीव करता है, नो रोल इन अल्सर हीलिंग। एट्रोपिन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, मैंने बताया, नॉट फर्स्ट लाइन फॉर अल्सर। फ्यूरासेमाइड डायूरेटिक ड्रग है, जो कि एडिमा में यूज होता है। एडिमा क्या होता है सर? एडिमा मतलब है कि हाथ पाँव सूज जाना, स्वेलिंग हो जाना और वहाँ पानी भर जाना। एडिमा को पहचानने का तरीका एक, वहाँ पे आप प्रेस करोगे तो उंगली का निशान बन जाता है। ऐसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पर अपने आप वो वापस नॉर्मल शेप ले रहा है, लेकिन एडिमा में वो शेप बन जाता है। ठीक है, तो ये एडिमा को पहचानने का तरीका है। तो आपने सारे ऑप्शंस को समझ लिया, सिर्फ एक क्वेश्चन के ऊपर नहीं चलना है, सारे ऑप्शंस को भी समझना है। ठीक है, हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अच्छा, एंटी अल्सर ड्रग का क्लासिफिकेशन रखा गया है, क्या बात है। देखो एंटी अल्सर ड्रग का क्लासिफिकेशंस याद रखना आप सभी लोग, क्या क्या यूज होता है अल्सर में। देखो भाई, पेप्टिक अल्सर आपको पता चल गया, अल्सर होता है जैसे इसोफेगस या तो स्टमक में हो सकता है या तो डुओडेनम में हो सकता है, तो उसको हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर में एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि यहाँ देखो अल्सर प्रोटेक्टिव्स, बहुत सारे दवाई यूज होती हैं अल्सर में, लेकिन अल्सर प्रोटेक्टिव का एक अलग कॉलम बना हुआ है, जिसमें देखो सुक्रालफेट और कोलोइडल बिस्मथ है ना, सबसिट्रेट है ना, ये देखो अल्सर प्रोटेक्टिव्स, ये अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाने का काम करता है। कौन? सुक्रालफेट और कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट, जिसको CBS कहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को इनिबिट करते हैं वो क्या क्या होते हैं? H2 एंटी हिस्टामिन होता है, जिसको H2 ब्लॉकर, और H2 ब्लॉकर के लास्ट में टिडिन वर्ड लगा होता है। तो देखो सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन, रोक्साटिडिन, लेफुटिडिन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है एंटी अल्सर ड्रग का क्लासिफिकेशन, याद रखना। मैं जूम कर करके दिखा देता हूँ ताकि सब लोगों को हो जाएगा। देखो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनिबिटर मतलब है कि आपके पेट के एसिड का जो सिक्रीशन है, HCl जो बनाता है, उसके सिक्रीशन को इनिबिट करना है। तो H2 रिसेप्टर आपके गैस्ट्रिक पेराइटल सेल में पैदा है, अगर उसको ब्लॉक कर देंगे तो एसिड कम बनेगा। इससे भी ज़्यादा पावरफुल होता है प्रोटोन पंप इनिबिटर, इसको शॉर्टकट में PPI कहते हैं। क्या कहते हैं? PPIs। और इस PPIs के लास्ट में ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर कि बताओ इनमें से कौन सा प्रोटोन पंप इनिबिटर है, तो पहचानने का तरीका है कि लास्ट में प्राजोल लगा रहेगा। H2 ब्लॉकर
कैसे पहचानोगे, लास्ट में टिडिन 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 लगा रहेगा। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को कैसे पहचानोगे, पीपीआई को, तो प्राजोल लगा रहेगा, जैसे ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एस्मोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, राइट। हाँ, फिर आपको प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है मिसोप्रोस्टोल, आप याद रखना चाहो तो रखो, नहीं तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, H2 ब्लॉकर और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। हाँ, कुछ एंटीकोलिनर्जिक्स है, पायरेंजेपिन वगैरह है, ये सब छोड़ सकते हो। मेन आपको गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर में दो जरूर याद रखना है, लिखना है, H2 एंटीहिस्टामिन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, करेक्ट। हाँ, फिर है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स। न्यूट्रलाइजर्स का मतलब समझते हो, जो कि गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। जैसे आपके पेट में ज़्यादा एसिड है तो एसिड का सिक्रीशन को कम करेगा, एक तो वो हो गया जो एसिडिटी को ठीक करेगा। एक तरीका ये भी है कि जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर दो, न्यूट्रल कर दो। और एसिड को न्यूट्रल करने का तरीका है कि हम उसमें बेस दे देंगे, तो एसिड प्लस बेस रिएक्शन होता है तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। यस, तो यहाँ पर हमारा यूज होता है एंटा एसिड, गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर। देखना, याद करना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी एसिडिटी को ठीक करता है, H2 ब्लॉकर भी एसिडिटी को ठीक करता है, लेकिन वो कैसे करता है, तो एसिड के सिक्रीशन को रोकता है। बल्कि ये एंटा एसिड क्या करता है, जो भी इनो वगैरह पीते हो या डाइजीन लेते हो, जो भी एंटा एसिड पीते हो, वो जाके तुरंत क्विक एक्शन देता है। क्यों? क्योंकि जो भी पेट में एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि एंटा एसिड होते हैं बेस। जैसे आपके एंटा एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टेमिक जो आपके ब्लड में जाके एक्शन शो करता है, नॉन सिस्टेमिक जो ब्लड में जाए बगैर एक्शन शो करता है। जैसे नॉन सिस्टेमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मेगाल्ट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड में आते हैं। बल्कि सिस्टेमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट। ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन सा सिस्टेमिक एंटा एसिड है, कौन सा नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड है, तो पहचानने का तरीका क्या होगा, तो सिस्टेमिक में एस से शुरू होता है। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, इसमें कहीं भी एस है नहीं है, तो याद रखना, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मेगाल्ट्रेट, ये सब चीजें होती है नॉन सिस्टेमिक एंटा एसिड, ठीक है। तो एक हो गया जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को इनहिबिट कर रहा था, H2 ब्लॉकर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। और एक हो गया गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, जो कि एंटा एसिड है, एंटा एसिड में सिस्टेमिक, नॉन सिस्टेमिक। उसके बाद हो जाता है अल्सर प्रोटेक्टिव्स, यानी अल्सर के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाने वाला, वो होता है सुक्राल्फेट और कोलॉइडल बिस्मथ सब्सट्रेट, CBS। इसमें आपको कम से कम सुक्राल्फेट याद रखना है। फिर अल्सर कई बार H पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से होता है। H पाइलोरी इन्फेक्शन क्या आता है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर H पाइलोरी का टेस्ट कराया गया और H पाइलोरी का टेस्ट पॉजिटिव आया, तो वहाँ पर चूंकि H पाइलोरी बैक्टीरिया है तो उसको किल करने के लिए हमें क्या लेना होगा, एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं, जैसे एमॉक्सिसिलिन यूज होते हैं, क्लेरिथोमाइसिन यूज होता है, मेट्रोनिडाजोल यूज हो जाता है, टिनिडाजोल यूज होता है, टेट्रासाइक्लिन यूज होता है, CBS यानी कि कोलोइडल बिस्मथ सब्सट्रेट। तो आपको ज़्यादा नहीं, एमॉक्सिसिलिन, क्लेरिथोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल याद रखना है। यानी आज के इस क्लासिफिकेशन में आप काफ़ी सारी चीज़ों को सीखें। ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर, यानी पेप्टिक अल्सर के लिए जो ड्रग्स हैं, एक कॉलम बनाना है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर्स का, एक कॉलम बनाना है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स का, और एक कॉलम बनाना है अल्सर प्रोटेक्टिव्स का और एंटी H पाइलोरी ड्रग्स का। एंड पूरे अल्सर का ड्रग आपका क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा एंड बहुत बढ़िया से आप सीख जाओगे। यहाँ एक क्वेश्चन की बात नहीं थी मेरे दोस्त, ये पूरा एंटी अल्सर ड्रग का क्लासिफिकेशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे अगला सवाल है, अब आप देखो कितना ईजिली तरीके से सवाल करोगे। विच ड्रग इज एन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। मैंने क्या बताया, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर के लास्ट में क्या वर्ड लगा होता है, टिडिन टिडिन वर्ड लगा होता है, टिडिन टिडिन। चलो देखो इसके क्लासिफिकेशन में H2 एंटीहिस्टामिन, यही तो है H2 ब्लॉकर, लास्ट में टिडिन टिडिन लगा हुआ है। PPI पहचानना होगा तो लास्ट में प्राजोल लगा होगा, प्राजोल लगा होगा, समझ रहे हो बात को, यस। तो यहाँ पर H2 ब्लॉकर है ना, तो H2 ब्लॉकर में टिडिन टिडिन, तो देखो एंटा एसिड तो होगा नहीं, प्राजोल ये PPI हो जाएगा। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, सुक्राल्फेट तो अल्सर प्रोटेक्टिव है, ये नहीं होगा। रेनिटिडिन, वेरी गुड, रेनिटिडिन, आंसर डी। आप सभी लोगों ने बहुत मतलब लाजवाब जवाब दिया, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आप सभी लोग करके दिखाओ। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बेसिक है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। विच ड्रग इज अ बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन हाइपरटेंशन। इसमें से कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो हाइपरटेंशन में यूज होता है। एटिनोलोल, ओमेप्राजोल, सिट्रीजिन, फ्लूकोनाजोल। तो आपको मैं बता दूं कि बीटा ब्लॉकर को पहचानने का तरीका होता है, बीटा ब्लॉकर को पहचानने का तरीका होता है क्या, कि उसके बिटवा सब क्या होता है, बकलोल होता है। बिटवा सब क्या होता है, बकलोल होता है।
तो बीटा ब्लॉकर के पहचानने का तरीका है कि लास्ट में लोल लोल वर्ड लगा रहेगा। तो देखो लोल एक ही गो में लगा हुआ है, तो एटिनोलोल एटिनोलोल, समझ रहे हो बात को। तो ये इंपॉर्टेंस है ट्रिक का। बीटा ब्लॉकर कौन सा है, एटिनोलोल है। उसके बाद आपको मैं बता दूं ओमेप्राजोल, अगर प्राजोल लगा रहे तो वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, पीपीआई होता है। सिट्रीजिन ये एंटीहिस्टामिन है, एंटीहिस्टामिन ड्रग है, एलर्जी में यूज होता है, एलर्जी में यूज होता है। फिर फ्लूकोनाजोल, अगर लास्ट में नाजोल वर्ड लगा रहे, लास्ट में नाजोल, जैसे इट्राकोनाजोल, मिकोनाजोल है ना, कीटोकोनाजोल, तो नाजोल वर्ड लगा रहे तो वो होता है एंटी फंगल ड्रग। वो क्या होता है, एंटी फंगल ड्रग होता है। ये सब छोटे छोटे ट्रिक हैं, याद रख लेना। अगर लास्ट में डाजोल वर्ड लगा रहे जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, तो वो एंटी हेलमिंथिक होते हैं। एल्बेंडाजोल एंटी हेलमिंथिक होते हैं, जो कि पेट के इन्फेक्शन वगैरह को ठीक करते हैं, ठीक है, एंटी हेलमिंथिक होते हैं, करेक्ट, यस। तो इस तरीके से आपको सारे ऑप्शंस को भी क्लियर करना है। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव, एटिनोलोल कहाँ यूज होता है, हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में। जैसे आपको यहाँ पर देखो मैंने बताया बीटा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर्स में ही आपको देखो यहाँ बीटा ब्लॉकर है ना, तो बीटा ब्लॉकर में एटिनोलोल दिखा रहा है ना, यस, बीटा ब्लॉकर में एटिनोलोल दिखा रहा है। और भी कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपको मैं याद कराना चाहूँगा, याद कर लो। जैसे एसी इनहिबिटर्स अक्सर पूछा जाता है कौन सा इसमें से एसी इनहिबिटर है। याद रखना, एसी इनहिबिटर को याद रखने का तरीका है, जैसे एसी को बंद करेंगे पढ़ा जाएगा, तो लास्ट में प्रिल वर्ड लगा रहेगा। कैप्टोप्रिल, एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, प्रिडिनोप्रिल, रेमिप्रिल, बहुत सारे ड्रग्स हैं जिसमें प्रिल प्रिल सब में लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, अगर ARBs यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर पूछेगा तो क्या कहोगे, तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में लास्ट में टन टन लगाता है। ऐसे याद रखो कि जैसे ही एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे टन टन आ जाएगा, क्या करेगा, टन टन आ जाएगा। लास्ट में टन, लोसार्टन, कंडेंसार्टन, वेलसार्टन, टेल्मीसार्टन, याद करो टेल्वास 40 mg टेल्मीसार्टन होता है उसमें, है ना। तो इसमें बहुत सारे में टन टन वर्ड लगा होता है। ये याद रखने का तरीका है, आप सभी लोग याद कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं आप सभी लोगों को। अब आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, विच ड्रग इज यूज्ड एज डायूरेटिक इन हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर में डायूरेटिक के तौर पर कौन सा यूज होता है। डायूरेटिक का मतलब क्या होता है सर, तो यूरिन के जो आपके हार्ट फेल्योर में क्या होता है ना कि बॉडी में मतलब एडिमा हो जाती है, जैसे पानी भर जाता है लंग्स में, तो कई बार एंकल में, पेट में, टमी में एडिमा हो जाती है, तो वो क्या करता है आपके बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव करता है, एक्सेस वाटर को बाहर निकालने का काम करता है, बाहर निकालने का काम करता है डायूरेटिक्स। तो कौन है इसमें से, फ्यूरासेमाइड, पैरासीटामोल, रेनिटिडीन या डाइजीपाम। तो अभी हमने बताया था फ्यूरासेमाइड डायूरेटिक्स होता है। फ्यूरासेमाइड जो होता है ये आपका डायूरेटिक्स होता है, जो कि आपके बॉडी से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। हार्ट फेल्योर में यूज होता है फ्यूरासेमाइड, क्योंकि चलिए करेक्ट। हाँ, बाकी आप लोग पता है पैरासीटामोल फीवर वगैरह में यूज होता है, ठीक है, फीवर बुखार वगैरह में यूज होता है। रेनिटिडिन, लास्ट में टिडिन है तो H2 ब्लॉकर हो जाएगा। डाइजीपाम, तो याद रखना लास्ट में अगर पाम लगा रहे या लाम लगा रहे, पाम लगा रहे या लाम लगा रहे तो वो बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग होता है, बीज या डीज, जो कि आपके CNS डिप्रेसेंट्स होते हैं। बेंजोडाइजापाइंस यानी कि आपके पाम मतलब जैसे देखो डाइजीपाम, लाम मतलब जैसे अल्प्राजोलाम, है ना। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के देखो, मलेरिया के ट्रीटमेंट में पहचानने का तरीका है कि पहले ऑप्शन पढ़ो, क्लोरोक्विन, एमॉक्सिसिलिन, मेटफॉर्मिन, डाइजीपाम। पहचानो कौन सा ड्रग है जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो एंटी मलेरियल ड्रग को पहचानने का तरीका है कि लास्ट में क्वीन वर्ड लगा रहता है, क्वीन, क्वीन से रिलेटेड है, क्योंकि मलेरिया किसको होगा, क्वीन को होगा, मलेरिया को क्वीन, तो याद रखना क्वीन वर्ड लगा रहता है। तो यहाँ क्लोरोक्वीन देखो दिख रहा है ना, क्लोरोक्वीन, क्विनिन, क्विनिडीन, है ना, एट्रोवाक्यून, बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं, सारे में नहीं होता लेकिन मोस्टली आपका आंसर ऑप्शन निकल जाएगा यहाँ से, क्लोरोक्वीन हो जाएगा। देखो कि आपका एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग है। बाकी मेटफॉर्मिन डायबिटीज़ में यूज होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में यूज होता है। एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। मेरा आप लोगों से सवाल है, बताओ किस क्लास का एंटीबायोटिक है, तो ये आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, याद रहना चाहिए। डाइजीपाम, तो लास्ट में पाम या लाम लगा रहे तो वो बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग होता है, जो कि CNS को डिप्रेशन करने का काम करता है, यानी आपको नींद वगैरह ला देगा। एंटीसाइकोटिक ड्रग होते हैं, CNS डिप्रेस करने का काम
करता है। करेक्ट, हाँ। चलो वही चीज़ें देखो यहाँ लिखा हुआ है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। और क्लोरोक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि इंटरफेयर करता है पैरासाइट के ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन में इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स लीडिंग टू इट्स डेथ, जिससे डेथ हो जाता है। एंड कॉमनली यूज होता है जब सेंसिटिविटी एग्जिस्ट करती है, ट्रीटिंग मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है ये क्लोरोक्विन। ध्यान रखना प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। ओके, हाँ, जो कि पैरासाइट जो भी है प्लाज्मोडियम पैरासाइट उसके लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। कौन? एंटी मलेरियल ड्रग, जिससे वो डेथ कर जाता है। ओके, हाँ। चलो मेरा सवाल है, आप लोग कमेंट में जवाब देना, मलेरिया में आपके बॉडी का कौन सा पार्ट इन्फेक्टेड होता है? मलेरिया में आपके बॉडी का कौन सा पार्ट इन्फेक्टेड होता है? तो इन्फेक्टेड होता है एक लीवर, सबसे पहले लीवर इन्फेक्टेड होता है, उसके बाद रेड ब्लड सेल आरबीसी को इन्फेक्ट करता है वो प्लाज्मोडियम। ठीक है। चलो आगे के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे जितने भी दोस्त साथी हैं डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बाकी जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे डेली मेडिसिन क्विज होंगे और उसका डेली लाइव डिस्कशन होगा, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं जिसमें मेडिसिन और क्लिनिकल नॉलेज आपको इन्हांस किया जाएगा। एंड इसके लिए प्राइस मात्र पूरे 1 साल के लिए मात्र 299 रुपये रहने वाला है। एंड योर डेली, मेरा एक सिंगल लाइन है, योर डेली डोज ऑफ क्लिनिकल नॉलेज, डेली आपको 20 क्वेश्चन का डोज मिलने वाला है, बहुत मजा आएगा। एंड ये आपके लिए हेल्पफुल है डी फार्मा, बी फार्मा, जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग एंड सारे स्टूडेंट्स के लिए। अभी खास करके डी फार्मा के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली मैच करेंगे। ठीक है, हाँ। इसके लिए करना क्या है, तो प्ले स्टोर पे जाना है, सेंट्रल फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है। एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में यानी स्टोर वाले पे जाके इस पे जाके क्लिक करना है एंड बाय नाउ करिए। अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, इतने मात्र 299 में आपको मिल जाएगा कोर्स। एंड अच्छे से अपने टेस्ट वगैरह, डेली आपके दोपहर 1 बजे टेस्ट होते हैं, टेस्ट दीजिए एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह 9 बजे उसका डिस्कशन होगा, डिस्कशन कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। बाकी कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पे मैसेज भी कर दीजिए, तो आपको गाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपको क्विज में जोड़ दिया जाएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 6, अ पेशेंट प्रेजेंट विथ वीजिंग, एक पेशेंट है जिसको वीजिंग हो रहा है। वीजिंग मतलब क्या होता है सर? वीजिंग मतलब होता है विसल लाइक साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग के दौरान घर घर जैसी आवाज़ होना, ब्रेथलेसनेस हो रहा है एंड चेस्ट टाइटनेस जैसी फीलिंग आ रही है। तो ड्रग ऑफ इमीडिएट रिलीफ इज, इमीडिएट रिलीफ के लिए कौन से ड्रग का इस्तेमाल किया जाएगा? बताओ। अ पेशेंट प्रेजेंट विथ वीजिंग, एक पेशेंट है जिसको वीजिंग हो रही है, यानी विसल लाइक साउंड हो रहे हैं, ब्रेथलेसनेस हो रहे हैं, चेस्ट टाइटनेस है। तो जाहिर सी बात है पहले डायग्नोसिस करो कि उसको हुआ क्या है, तो उसको आस्थमा हुआ है। आस्थमा का सिम्टम है ना ये, हाँ। आस्थमा में क्या होता है? वीजिंग होती है, आवाज़ आएगा घर घर जैसी, ब्रीथलेसनेस होता है, सांस लेने में डिफिकल्टीज होती हैं, चेस्ट टाइटनेस होता है। तो इमीडिएट रिलीफ के लिए क्या यूज़ करेंगे? वारफरीन नहीं, एटिनोलोल, ओमेप्राजोल या साल्ब्यूटामोल। तो आंसर मिल गया हम लोगों को डी, करेक्ट। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग, साल्ब्यूटामोल। क्यों? क्योंकि साल्ब्यूटामोल क्या है? ब्रोंको डायलेटर है, ब्रोंको डायलेटर है। अच्छा, ब्रोंको डायलेटर का मतलब क्या है सर? तो ये ब्रोंक्यूल्स को जाकर के यानी आपकी हवा के नलियों को फैलाता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। आस्थमा अटैक में क्विक रिलीफ देने का काम करता है। फिर आपके बाद मैं बात करूं वारफरीन क्या है सर? वारफरीन एंटी कोएगुलेंट है, सबके बारे में पता होना चाहिए, एंटी कोएगुलेंट है। ठीक है, हाँ, जो ब्लड कॉल आउट होने से बचाता है। एटिनोलोल, एटिनोलोल बीटा ब्लॉकर है सर, बीटा ब्लॉकर है जो कि हाइपरटेंशन वगैरह में यूज होता है। फिर ओमेप्राजोल, लास्ट में प्राजोल लगा हुआ है, पीपीआई है सर, पीपीआई है। मेरे साथ आप 1 महीने अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो एक भी दवा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे एग्जाम में, चाहे वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का पेपर हो या फिर आप अपने डी फार्मा का पेपर हो, धुइयाँ छोड़ा के आओगे। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो देखो ये साल्ब्यूटामोल एक शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं जो कि एक्यूट अस्थमा में इस्तेमाल होता है, अस्थमा के अटैक में, और ये इनहेलर के रूप से लिया जाता है, इनहेल किया जाता है इनहेलर मशीन के द्वारा। ठीक है। अदर ऑप्शन में जैसे एटिनोलोल है जो कि आपके अस्थमा में यूज नहीं होते हैं। और अस्थमा में कौन सा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, बताओ अस्थमा में कौन सा क्लास नहीं दे सकते हो? तो बीटा ब्लॉकर नहीं देना है, बीटा ब्लॉकर नहीं देना है।
आस्थमा का पेशेंट है, उसको हाइपरटेंशन भी है, फिर भी उसको बीटा ब्लॉकर नहीं देना है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, पेशेंट को सांस फूलने लगेगा और बेचैनी होगी। तो आस्थमा के पेशेंट में बीटा ब्लॉकर नहीं दिया जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और सिचुएशन खराब कर देगा। ओमेप्राजोल मैंने बताया लास्ट में, प्राजोल है तो प्रोटोन पंप इनिबिटर है, जिससे पेट में जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन है वो कम करेगा। तो ये एंटी अल्सर ड्रग है, यानी अल्सर को कम करता है या फिर एसिडिटी को कम करता है। वारफरीन एक एंटी कोएगुलेंट मेडिसिन है, यानी कि ब्लड क्लॉट को होने से बचाता है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन है आपका, विच ड्रग इज यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कौन सा ड्रग यूज होता है? पैरासीटामोल, एटिनोलोल, एटोरवास्टेटिन, एमॉक्सिसिलिन। तो देखो भाई, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले ड्रग का एक ट्रिक है, याद करा दूं? हाँ, तो लास्ट में स्टेटिन वर्ड लगा रहेगा, लास्ट में स्टेटिन वर्ड लगा रहेगा। तो स्टेटिन वर्ड जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो स्टेटिन क्लास का जो ड्रग है वो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को कम करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एटोरवास्टेटिन। यानी क्या काम करता है ये? कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को कम करता है। अच्छा, कैसे कम करता है सर? तो याद रखना ये भी कि आपके लीवर में, ये लीवर में जाकर के HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट करता है, रिडक्टेज एंजाइम को इनिबिट करता है। इस एंजाइम को क्या कर देता है? इस एंजाइम को इनिबिट कर देता है, रोक देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होती है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होती है, ठीक है। अगर कोलेस्ट्रॉल शब्द आ गया है तो कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, उसको करके दिखाओ। बताओ भाई, गुड कोलेस्ट्रॉल किसको कहते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल किसको कहते हैं? यहाँ से सवाल बनते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं HDL को, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। बोलेंगे सर आप कोलेस्ट्रॉल वाले प्रोटीन है, नाम है इसका। बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है? LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्यों? क्योंकि LDL कॉज करता है अथेरोस्क्लेरोसिस। जैसे ये ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, तो उसमें ये प्लेक बनाने का काम करता है, प्लेक, इसको अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जिससे क्या होता है, भविष्य में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होते हैं, एंजाइना, हार्ट अटैक, आपका हाइपरटेंशन, ये सब बीमारी का कारण बनता है। तो LDL इसलिए बैड कोलेस्ट्रॉल होता है क्योंकि ये चिपकता है, ठीक है, और ये अथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है, ब्लड वेसल्स को सकरा कर देता है, जाम कर देता है, ठीक है। तो देखो भाई क्या लिख रहा है, अटोरवास्टेटिन बिलोंग्स टू स्टेटिन ग्रुप, स्टेटिन ग्रुप का दवा है विच इनिबिट्स द एंजाइम्स HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। मैंने बताया कि HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को इनिबिट करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस आपके लीवर में कम होती है, एंड फिर लोअर्स LDL, जिससे LDL का मात्रा कम होता है, यानी ये बैड कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कम होता है, यानी फिर बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो आपके कार्डियोवास्कुलर रिस्क कम होंगे, यानी जो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं जैसे हार्ट और ब्लड वेसल से संबंधित, जैसे हाइपरटेंशन, एंजाइना, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, ये सब का चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या क्या सीखा एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा। बताओ भाई, एटोरवास्टेटिन यानी स्टेटिन क्लास का ड्रग है, और स्टेटिन क्लास का ड्रग क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को कम करता है, रिड्यूस करता है। कैसे? तो HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को इनिबिट करता है, जिससे आपके बॉडी में LDL का मात्रा यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के रिस्क कम हो जाते हैं, करेक्ट। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आप सभी लोग जवाब देना कि विच ड्रग एक्ट एज एन ओरल एंटीकोएगुलेंट। ओरल एंटीकोएगुलेंट कौन सा होगा? वारफरीन, हेपेरिन, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल। देखो, ओरल एंटीकोएगुलेंट, तो एंटीकोएगुलेंट में आपके दोनों आते हैं, वारफरीन भी आता है, हेपेरिन भी आता है, लेकिन ओरल बोलेगा तो वारफरीन, ओरल बोलेगा तो वारफरीन, और IV के फॉर्मेट में, इंजेक्शन के फॉर्मेट में बोलेगा तो हेपेरिन, ठीक है। हाँ, वारफरीन जो है ये आपका ओरल होता है, और हेपेरिन नेचुरली भी आपके बॉडी में पाया जाता है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे आंसर हो जाएगा, देखो, एंटीकोएगुलेंट का क्लासिफिकेशन दिखाया गया है, एंटीकोएगुलेंट का क्लासिफिकेशन दिखाया गया है, जिसमें ये ओरल है, और ओरल में आपको इतना सारा याद नहीं रखना है, बस इतना याद रख लो, ओरल के अंदर वारफरीन सोडियम है। आपसे ये सवाल अक्सर पूछे जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा, देखो इतना सारा लिया हुआ है, लेकिन आपको याद करने का तरीका सिंपल सा है कि जो पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट मतलब क्या होता है? इंजेक्शन के फॉर्म में, उसमें हिपैरिन आता है। अब देखो, हिपैरिन यानी पेरिन वर्ड लगा रहेगा, जैसे एनोक्सापेरिन, रेविपेरिन, नेड्रोपेरिन, सब में पेरिन पेरिन लगा हुआ है, तो पेरिन लगा रहे वो पेरेंट्रल है। बाकी वारफरीन सोडियम जो होता है, वारफरीन सोडियम ये ओरल होता है, ओरल होता है। बस इतना याद रख लोगे काम हो जाएगा, इतना याद रख लोगे काम हो जाएगा। ओरल एंटीकोएगुलेंट में क्या होते हैं? वारफरीन सोडियम होता है, करेक्ट।
हाँ, बाकी यहाँ पर जो एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल है ये दोनों एंटी प्लेटलेट ड्रग है। क्या होते हैं? एंटी प्लेटलेट ड्रग है, यानी प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकने का काम करता है, प्लेटलेट को इकट्ठा नहीं होने देता है, जिससे खून को पतला करता है। करेक्ट। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच एंटीबायोटिक बिलोंग्स टू द फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास? फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की कौन सी एंटीबायोटिक है? एरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन। तो कौन सी एंटीबायोटिक है जो फ्लोरोक्विनोलोन क्लास की एंटीबायोटिक होती है? तो फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की एंटीबायोटिक को पहचानने का तरीका क्या है? तो याद रखना, फ्लोक्सासिन क्या लगा रहेगा, जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, तो फ्लोक्सासिन वर्ड लगा रहता है। फ्लोरोक्विनोलोन्स के लास्ट में फ्लोक्सासिन, फ्लोक्सासिन वर्ड लगा होता है, पहचानने का तरीका है। तो एरिथ्रोमाइसिन तो होगा नहीं, एमॉक्सिसिलिन होगा नहीं, यस, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, ये सब फ्लोरोक्विनोलोन क्लास का एंटीबायोटिक है। अच्छा, फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास के एंटीबायोटिक कैसे काम करते हैं? तो डीएनए, ये क्या करता है? बैक्टीरियल डीएनए के रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर देता है, यानी कि बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक है ना, तो बैक्टीरिया के डीएनए को रेप्लिकेट नहीं होने देता है, जिससे उसका डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो वो अपना संख्या नहीं बढ़ा पाएगा, जिससे बैक्टीरियोस्टैटिक क्लास का एंटीबायोटिक है, यानी बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने का काम करता है। बाकी अदर क्लास के एंटीबायोटिक्स को मैं कहूँगा आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद करो, मेरे को रिवाइज कराओ। बताओ, एरिथ्रोमाइसिन किस क्लास का एंटीबायोटिक है? तो एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन या फिर क्लैरिथोमाइसिन, इस तरीके के, जैसे में भी लास्ट में इस तरीके का मतलब एरिथ्रोमाइसिन टाइप का होगा या एजिथ्रोमाइसिन, ये सब मैक्रोलाइड क्लास का एंटीबायोटिक है, मैक्रोलाइड क्लास का एंटीबायोटिक है। अच्छा, एमॉक्सिसिलिन, अभी मैंने बताया एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, ये सब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ठीक है। हाँ, डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन का एंटीबायोटिक है, याद रखना, टेट्रासाइक्लिन का एंटीबायोटिक है। यही सब थोड़ा थोड़ा याद करते करते आपको याद होगा ना। तो देखो भाई, फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक का पहचानने का तरीका तो मैंने बताया, देखो फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन दिखा रहा है, तो दोनों में फ्लोक्सासिन लगा रहेगा, नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, परफ्लोक्सासिन। तो एनसीओपी फर्स्ट जनरेशन होता है, ठीक है। बाकी सब लीवोफ्लोक्सासिन, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, जेमीफ्लोक्सासिन, फ्लोरोफ्लोक्सासिन, ये सब में फ्लोक्सासिन वर्ड लगा रहेगा, यानी फ्लोरोक्विनोलोन्स पहचानने का तरीका लास्ट में फ्लोक्सासिन रहेगा। एंड फर्स्ट जनरेशन में एनसीओपी रहता है, यानी एन फॉर नॉरफ्लोक्सासिन, सी फॉर सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओ फॉर ओफ्लोक्सासिन, पी फॉर पेफ्लोफ्लोक्सासिन, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है सर अपना? विच ड्रग इज यूज्ड टू प्रिवेंट वॉमिटिंग? इसमें से कौन सी दवा है जो वॉमिटिंग से बचने के लिए यूज किया जाता है? ओमेप्राजोल, ओंडानसिट्रोन, डाइजीपाम, सिट्रीजिन। कमेंट में आंसर बताइए, कमेंट में, है ना। यस, कमेंट में आंसर बताइए। तो कौन सा ड्रग है जो वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है? तो वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए ओंडानसिट्रोन, ओंडानसिट्रोन यूज होता है। क्या होता है यूज? ओंडानसिट्रोन यूज होता है, करेक्ट। हाँ, चलो, तो हमारे ऐप पर 10 बजे से क्लास था, तो उसको मैं 10:15 पे कर देता हूँ, करेक्ट। चलो भैया, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? ओंडानसिट्रोन हो जाएगा। तो ओंडानसिट्रोन इज एन एंटी एमेटिक जो कि ब्लॉक करता है 5-HT3 सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को इन द ब्रेन एंड जीआई ट्रैक्ट, जिससे कि नोजिया नहीं होती है, वॉमिटिंग नहीं होता है, स्पेशली पोस्ट ऑपरेटिव या कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया में यहाँ पे इस्तेमाल होता है ओंडानसिट्रोन, करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, आस्थमा इज डिजीज ऑफ? आस्थमा किस चीज़ का बीमारी है? बताइए, आस्थमा किस चीज़ का बीमारी है? हार्ट का, लंग्स का, किडनी का या ब्रेन का? तो आस्थमा जो होता है ये आपके लंग्स की बीमारी है, यानी सांस लेने में दिक्कत होती है, तो यह एक लंग्स की बीमारी रहने वाली है। आस्थमा एक लंग्स की बीमारी है, वेरी गुड। तो आस्थमा क्या बोल रहा है? आस्थमा इज अ क्रोनिक रेस्पिरेटरी लंग्स डिजीज, ये एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी लंग्स डिजीज है जिसमें कि एयरवेज बिकम्स इन्फ्लेम्ड, एयरवे में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो नैरो हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा म्यूकस बनाता है, लीडिंग टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जिससे ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती हैं। वीजिंग होता है, यानी विसल लाइक साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग होते हैं, यानी सीटी जैसी आवाज़ आती है। कफिंग होता है, कफ बहुत ज़्यादा होता है एंड यहाँ म्यूकस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ब्रोंकोडायलेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ? एनीमिया यहाँ पर किस चीज़ की कमी से होता है? जवाब दीजिए।
आप सभी लोग, एनीमिया किस चीज़ की कमी से होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, ग्लूकोज की कमी से या सोडियम की कमी से? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होगा। ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। करेक्ट, हाँ। तो एनीमिया इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी का काउंट घटेगा, लीडिंग टू रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही आपके बॉडी में ब्लड को कैरी करने का काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी, जिससे क्या होगा कि ऑलवेज आपको वीकनेस, फटीगनेस और थोड़ा सा थकावट जैसी फीलिंग आएगी। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? बोन वीक हो जाएगा, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होगा। ग्लूकोज की कमी से रिलेटेड टू एनर्जी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। सोडियम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, नॉट एनीमिया। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 है, हेपेटाइटिस अफेक्ट्स विच ऑर्गन? हेपेटाइटिस किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? ब्रेन को, लीवर को, हार्ट को, लंग्स को? तो हेपेटाइटिस अफेक्ट्स, तो हेपेटाइटिस, हेपेटिक वर्ड मतलब ही है लीवर, ये आपका लीवर को अफेक्ट करने का काम करता है। कहीं पे भी हेपेटिक वर्ड आ जाए तो वो लीवर से संबंधित होता है। तो हेपेटाइटिस एक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, आइटिस वर्ड लगा रहे लास्ट में तो इन्फ्लेमेशन है, और हेपेटिक आइटिस यानी हेपेटाइटिस यानी लीवर का इन्फ्लेमेशन होता है। कॉमनली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, कॉमनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। हेपेटाइटिस वायरस अलग अलग प्रकार के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई 5 प्रकार के होते हैं, या फिर अल्कोहल या टॉक्सिन्स की वजह से होता है। और इसके सिम्टम्स में जॉन्डिस होना, फटीगनेस, नोजिया, एब्डोमिनल पेन, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। बाकी ब्रेन अफेक्टेड होता है न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे मेनिंजाइटिस और स्ट्रोक में। हार्ट रिलेटेड होता है, रिलेटेड है कार्डियोवास्कुलर डिजीज से रिलेटेड। लंग्स रिलेटेड है आस्थमा, निमोनिया, टीबी, इस सब से रिलेटेड है। ठीक है। चलो ये देखो, लीवर के डिजीज में हेपेटाइटिस में इस तरीके से होते हैं। ये हेल्दी लीवर है, यहाँ पर एक्यूट हेपेटाइटिस है, या लीवर कैंसर, क्रोनिक लीवर हेपेटाइटिस, सिरोसिस, फैटी लीवर, ये सब देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आप सभी लोग जवाब दीजिएगा। ओस्टियोपोरोसिस मेनली अफेक्ट्स, ओस्टियोपोरोसिस में मेनली, तो ओस्टियोलॉजी जहाँ पे भी ओस्टियो वर्ड आ जाए यानी बोन से संबंधित है, तो ओस्टियोपोरोसिस यानी बोन कमजोर होने जाते हैं, बोन वीक होने लग जाते हैं। तो मसल्स, बोन्स, नर्व्स या स्किन, तो आंसर हो जाएगा बोन्स। क्या? ओस्टियोपोरोसिस मेनली अफेक्ट्स बोन्स, यानी ओस्टियोपोरोसिस मेनली अफेक्ट करता है किसको? बोन्स को, यानी हड्डियों को। करेक्ट, हाँ, हड्डियों को अफेक्ट करने का काम करता है। यानी याद रखना आप सभी लोग, जो ये ओस्टियोपोरोसिस है, ओस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज, ये एक ऐसी बीमारी है इन विच बोन डेंसिटी डिक्रीजेज, जिसमें बोन डेंसिटी डिक्रीज होती है, मेकिंग बोन्स वीक, जिससे हड्डियां वीक हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, एंड प्रोन टू फ्रैक्चर, जिससे फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में देखो हड्डियों का डेंसिटी ऐसा होता है, लेकिन जब ओस्टियोपोरोसिस होती है तो हड्डियों की डेंसिटी घट जाती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है, स्पेशली इन एल्डरली और पोस्ट न्यूपोजल वोमेन। ठीक है, मीनोपोजल वोमेन में होता है अक्सर, जैसे महिलाओं की जो मीनोपोज हो जाती है, लास्ट पीरियड्स आ जाते हैं, तब ऐसा देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जॉन्डिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय येलोइंग ऑफ। जॉन्डिस में क्या येलो हो जाता है? पता है जॉन्डिस में येलो कलर हो जाता है, लेकिन क्या? हेयर, नेल्स, आईज एंड स्किन या टीथ? तो जॉन्डिस में जो है आंखें और स्किन जो है वो पीली हो जाती हैं, आंखें और स्किन जो है वो पीली हो जाती हैं। करेक्ट, हाँ। तो जॉन्डिस एक कंडीशन है जिसमें कि इंक्रीज हो जाता है बिलीरुबिन लेवल इन द ब्लड, ब्लड में बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जिससे लीवर डिस्फंक्शन हो जाता है, हीमोलाइसिस और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, एक्सेस बिलीरुबिन डिपॉजिट्स इन टिश्यू लीडिंग टू येलो डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा, यानी आंख के जो स्क्लेरा वाला पोर्शन है ये येलो हो जाता है, एंड स्किन भी येलो पड़ जाते हैं, किसमें? जॉन्डिस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन। जो कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है, कंट्रासेप्टिव पिल्स मतलब ऐसे पिल्स होते हैं जिससे गर्भ निरोधक गोलियां, यानी कि कह सकते हो गर्भधान ना हो, यानी कंसीव ना हो प्रेगनेंसी, तो उसमें इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों होता है। तो इस्ट्रोजन ओनली नहीं, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली नहीं, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन यस, इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन वहाँ पर दोनों होता है। करेक्ट, हाँ। तो याद रखना आप सभी लोग, जितने भी कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं उसमें इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है। दीज हार्मोन्स वर्क टुगेदर, साथ में काम करते हैं, जिससे ओव्यूलेशन को रोकते हैं, म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, एंड मेक द यूटेराइन लाइनिंग अनस्टेबल फॉर इम्प्लांटेशन, और यूटरस के लाइनिंग को अनस्टेबल बना देता है, अनसुटेबल बना देता है ताकि इम्प्लांटेशन ना हो, जिससे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। करेक्ट, हाँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ड्रग इज यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल।
इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के तौर पर कौन सा ड्रग यूज होता है? एमॉक्सिसिलिन, पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन, लीवोनॉर्गेस्ट्रल। तो आप तो बोलेंगे सर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल तो आईपिल होता है, अनवांटेड 72 होता है, तो वो ब्रांड नेम है, बल्कि उसके अंदर केमिकल क्या होता है, दवा क्या होती है, लीवोनॉर्गेस्ट्रल होता है। ये एक हार्मोन है लीवोनॉर्गेस्ट्रल, लीवोनॉर्गेस्ट्रल ही होता है। ये लीवोनॉर्गेस्ट्रल एक इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल है जो कि 72 घंटे के अंदर यूज़ करना होता है आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अगर बिना कॉन्डम के आपस में संबंध बना लिए हैं, ऐसा लग रहा है कि सीमेन अंदर जा चुका है यानी स्पर्म अंदर जा चुका है, तो फिर उस समय पर प्रेगनेंसी से बचने के लिए 72 घंटे के अंदर जितना पहले लेंगे उतना बढ़िया है। लीवोनॉर्गेस्ट्रल ब्रांड नेम अलग अलग है, जैसे आईपिल के नाम से मार्केट में आता है, अनवांटेड 72 के नाम से आता है, तो अलग अलग मार्केट में नाम के अवेलेबल है, लेकिन इसका एक्चुअल कंपोनेंट है लीवोनॉर्गेस्ट्रल। करेक्ट? हाँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। इसमें से कौन सा कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है? कंबाइंड कंट्रासेप्टिव पिल वही हुआ। तो मेटफॉर्मिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, माला डी। तो आपको मैंने बता रखा है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में माला डी, माला एन, ये सब दवाएं आती हैं, तो ये माला डी होती हैं। माला डी क्या होता है सर? तो माला डी एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं जिसमें आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है, जो कि प्रेगनेंसी से बचाव के लिए यूज किया जाता है, प्रेगनेंसी से बचने के लिए यूज किया जाता है। एंड यहाँ पर 28 टैबलेट्स होते हैं, 28 टैबलेट्स होते हैं, उसमें 21 टैबलेट हार्मोनल होता है जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, लगातार 21 दिन तक यूज करना होता है आफ्टर पीरियड्स। एंड उसके बाद 7 टैबलेट्स होते हैं जिसमें आयरन होते हैं, फॉलिक एसिड होते हैं, जो कि पीरियड के टाइम पर यूज करना होता है, जिससे बॉडी में फॉलिक एसिड यानी आयरन की लेवल कम नहीं होती है और खून मात्रा बना रहता है महिलाओं में। ठीक है? हाँ, मंथली यूज करने वाला पिल्स है। क्वेश्चन नंबर 19 है आप लोगों का, जीरोडोल इज द ब्रांड नेम ऑफ। जीरोडोल ब्रांड नेम है किसका? एसिलोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल। तो जीरोडोल इज द ब्रांड नेम ऑफ एसिलोफेनेक। एसिलोफेनेक होता है, जैसे जीरोडोल एसपी, तो उसमें जीरोडोल में एसिलोफेनेक के साथ सेरोटोपेप्टाइडेज भी होते हैं। ठीक है? हाँ। तो यहाँ पर एसिलोफेनेक, जीरोडोल, प्लेन जीरोडोल में क्या होता है? तो प्लेन जीरोडोल में सर एसिलोफेनेक टैबलेट्स होते हैं। ठीक है? हाँ। तो जीरोडोल जो है ब्रांड नेम है जिसमें एसिलोफेनेक होता है। ये एक NSAID यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास का ड्रग है जो कि पेन और इन्फ्लेमेशन में यूज होता है। डाइक्लोफेनेक अलग, ये भी NSAID है, इसका ब्रांड नेम आता है वोवरेन। आइबुप्रोफेन जिसमें ब्रूफेन नाम से आता है, ये भी NSAID क्लास का ड्रग है। पैरासीटामोल एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी नहीं है, इसलिए बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या ये NSAID है, नहीं है, पैरासीटामोल NSAID नहीं होता है। ठीक है? हाँ। इसका ब्रांड नेम क्या आता है? क्रोसिन, कालपोल, डोलो, बहुत सारे नाम से आते हैं। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 है, डोलो 650 कंटेंट। अभी मैंने बोला, देखो क्वेश्चन आ गए। डोलो 650 में क्या होते हैं? एस्पिरिन होते हैं, आइबुप्रोफेन होता है, पैरासीटामोल या डाइक्लोफेनेक। तो डोलो 650 में पैरासीटामोल होता है। पैरासीटामोल होता है कितना? 650 mg। तो ये पैरासीटामोल आपका डोलो 650 mg। ठीक है? चलो, तो फाइनली ये 20 क्वेश्चन हो गए आप सभी लोगों का। बारी है अब रिजल्ट की, तो चलिए टॉप 10 रिजल्ट, टॉप 10 स्टूडेंट्स को अनाउंस करते हैं फटाफट से। टॉप 10 स्टूडेंट्स को अनाउंस करने का काम करते हैं भैया। तो टॉप 10 स्टूडेंट्स को अनाउंस करते हैं। हमारा क्या है? डे 7 का क्विज है, इसको स्टैट्स को चेक कर लेते हैं, व्यू स्टैट्स। एंड लगभग 293 बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया है, मेरे ख्याल से और ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट कर सकते थे। एंड चलिए इसको हम लोग रिजल्ट को अनाउंस करते हैं। टॉप 10 स्टूडेंट्स, ये लीजिए 10 स्टूडेंट की लिस्ट जारी हो गई यहाँ पर, और इन लोगों का नाम पब्लिकली अनाउंस किया जा रहा है अब। अरुण फार्मा रैंक 1 है, कॉन्ग्रेचुलेशंस अरुण जी, आपका रैंक 1 है। 1 मिनट 32 सेकंड में इन्होंने 20 में से 20 क्वेश्चन सही किए हैं। खुशी शर्मा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस खुशी। सुशील कुमार पटेल क्या कहते हैं, 20 में से 20 सही है, वेरी गुड, रैंक 3। मुकेश गर्ग चौथे रैंक पर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आकाश सिंह जी 5वें रैंक पर हैं। DRX एस कुमार 6ठे रैंक पर हैं। संजय शर्मा 7वें रैंक पर हैं। 8वें रैंक पर हैं गोलू यादव जी। 9वें रैंक पर हैं राजपाल जी। 10वें रैंक पर हैं सर्वेंद्र कुमार। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू।
एंड जितने भी बच्चे टेस्ट को अपीयर किए आप सभी को बधाइयाँ। जो भी लोग यहाँ पर 20 में से कम 15 क्वेश्चन सही किए हैं, बहुत सारे शुभकामनाएं। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ये टेस्ट आपके लिए वाकई बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है एग्जाम टाइम पर। एंड जो भी लोग डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उनको सजेस्ट करिए ताकि वो सेंट्रल फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करें एंड क्विज में जुड़ें, या फिर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर हाई मैसेज कर दें, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा जिससे आपको क्विज में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैसा लगा क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक दिल बना दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई अच्छा लगा। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए, हर एक अपडेट को पाते रहिए एंड यूं ही मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक यू।